चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने हेडिंग डाल दीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, होता क्या है, फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। एक तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि हमारे पिता कौन है। वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन कई बार क्या है, कई मामले विवादित हो जाते हैं। थोड़े वर्षों की पहले की बात है, एक राज्यपाल थे। उन्होंने एक व्यक्ति को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, तो कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि इनका डीएनए लिया जाए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पता लगाया जाए। तो वो कहते मैं तो नहीं देता। तो फिर क्या, कोर्ट कहती जबरदस्ती लिया जाए। फिर जबरदस्ती ले लिया गया, जांचा, और वो थे उन्हीं के लक्षण, ये थे। तो पिता की पहचान की जा सकती है, अपराधियों की पहचान की जा सकती है, लेकिन कैसे ये की जाती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये होते हैं। ये जो बेस क्रम होता है, इसकी सीक्वेंस को पहचान कर, सीक्वेंस सीक्वेंस होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। इसको पहचान कर हम कर सकते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे। अब ज्यादा मेथड पर तो देखिए जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके एग्जाम में आता नहीं है, वो तो नीट में आता है। आपको तो वो तैयारी करनी है जो आपके जनरल साइंस में आती है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, डीएनए में उपस्थित डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस क्रम को पहचान कर, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को पहचान कर, ब्रैकेट में लिख देना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस अनुक्रम को पहचान कर निश्चित पैटर्न तैयार करना। निश्चित पैटर्न तैयार करना। निश्चित पैटर्न तैयार करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसकी जो खोज मानी जाती है 1985 में, और ये खोज की गई थी डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा। डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा। जो डॉक्टर एलेक जेफ्रेज है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक डॉक्टर लाल। भारत में डॉक्टर लाल को ये श्रेय दिया जाता है। वैसे तो देखिए इसकी ब्रांचेज जगह जगह पर है, लेकिन जो रिसर्च सेंटर है भारत के अंदर वो एकमात्र हैदराबाद के अंदर। देखिए सेंटर अलग होते हैं और ब्रांचेज अलग चीज होती है, इतना तो आप समझते ही हो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो इसका जो एकमात्र शोध संस्थान है रिसर्च सेंटर, ये है CCMB हैदराबाद। CCMB सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। विश्व में पहला मामला इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सुलझाया गया। विश्व में पहला मामला जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सुलझाया गया। देखिए इंग्लैंड में लड़की की हत्या का मामला, इंग्लैंड में था ये, और लड़की की हत्या का मामला था ये। चलें अब इंडिया की बात करते हैं। देखिए मामले सुलझाते रहे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं, विधिक लीगल, इसको लीगल वैलिडिटी कब दी गई? ये दी गई 1989 में। लिख दीजिए इसको जो विधिक मान्यता है, मतलब इसको वैलिड कब किया गया, ये 2 मिनट ऐसे लिखना। भारत में विधिक मान्यता 1989, ये ध्यान रखना। भारत में इसको जो कानूनी मान्यता दी गई थी
वो 1989 में दी गई थी और ये विवाद था कुन्नीरामन वर्सेस विलासिनी विवाद। कुन्नीरामन और विलासिनी के एक पुत्र पैदा हुआ, तो विलासिनी ने कहा कि अपनी निशानी है ये, तो कुन्नीरामन कहता नहीं जी अपनी नहीं है ये आपकी है। और मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने जांच की तो वो कुन्नीरामन के ही अवशेष थे। ये सारी कहानी थी, ये पहला मामला था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लीगल स्टेटस। आप मेरे से बहुत पीछे चलते हो, बहुत पीछे चलते हो, मैंने ये नोट किया है। सारी चीजें बता देता हूँ, वापस दोहराते हो मेरे से, हैं? क्या चीज? नहीं, पीछे तो चलना चाहिए, लेकिन इतना भी तो पीछे नहीं चलना चाहिए ना कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं और आप क्लोन पे बैठे हो। ये भी तो नहीं होना चाहिए। टीचर के ना पीछे चलना चाहिए ना आगे चलना चाहिए। आगे चलने की तो खुशी टीचर को होती है। यदि स्टूडेंट टीचर से आगे चलता है, दो नई बात कहता है, तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर को होती है, जैसे द्रोणाचार्य को भी थी। जब द्रोणाचार्य को यह महसूस हुआ कि अर्जुन मेरे से भी बड़ा तीरंदाज है, उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। या महाभारत वगैरह देखते, उसके अंदर आपको मिलेगा, ये होता है। लेकिन इसमें यह भी है कि थोड़ा आगे पीछे सोचते हुए जब अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तब थोड़ा साथ में चलना चाहिए, तो थोड़ा ठीक रहता है। उसके बाद में तो देखिए, ब्रिलियंट वही बनता है जो टीचर के द्वारा दिए गए नॉलेज पर पॉलिश करता जाता है, वो ब्रिलियंट बनता है, वो होता है ब्रिलियंट, उसको कहते हैं। एक इसी दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, और राजीव गांधी की जो हत्यारिन थी उसका नाम था धानु। उसकी पहचान भी इसी टेक्निक के तहत हुई थी। एक लाइन लिख दीजिए, राजीव गांधी की हत्यारिन धानु की पहचान भी इसी टेक्निक से हुई थी। इसी टेक्निक से हुई थी। चले, आइए अब हम थोड़ी सी बात ये करेंगे। मैंने शब्द इस्तेमाल किया थोड़ी सी बात, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। जब आप 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारा दे रखा है। मैंने उसी के अंदर से आपके काम की जो चीजें हैं वो लेकर आया हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत, सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, उसी के अंदर क्वेश्चन है, उसी के अंदर। मैं टिक कराता जाऊंगा आपको, हेडिंग डाल दीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत। वो जो बच्चे हैं उनको कह दो अंदर आ जाओ, जो बच्चे हैं ना उनको कह दो अंदर बैठ जाए, वक्त लगेगा अभी। क्यों बुलाया? ये बात तो सही है, वहां पढ़ रहे हैं, इधर तो गेम चल रहा है। ठीक है, देखिए किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 99.9% मनुष्य में जो डीएनए है समान होता है। तो आपका डीएनए
और मेरा डीएनए 99.9% समान है। क्लियर? ये जो 99.9% डीएनए है जो कि समान है, इसे कहते हैं बल्क डीएनए। ये बल्क डीएनए। आइए, बच कितना गया? 0.1%। मनुष्य में डीएनए अलग अलग होता, ये डिफरेंस होता है। और होता ही है, ध्यान रखना। अभी तक ऐसे कोई प्रमाण हमारे सामने आए नहीं है कि किसी का डीएनए बिल्कुल 100% समान आ गया हो। तो आपके सामने एक तथ्य आ गया है, डीएनए समान नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारा डीएनए समान है। वो किस बेस पे बोलते हैं? इस बेस पे। अब 0.1%, ये तो हम टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं भाई। 99.9% जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब 100% ही हो गया ये। तो बोलचाल में हम बोल देते हैं कि डीएनए समान होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 0.1% डीएनए अलग अलग होता है, और यहीं से आपकी तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो स्टार्ट होती है। ये जो है 0.1%, इसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए होता है। क्लियर? और ये जो सैटेलाइट डीएनए है, यही पहचान बनाता है आपकी। इसी से आपकी पहचान होती है। दूसरों से जो अलग करोगे वो यही होता है। लिख दीजिए, यही पहचान बनाता है। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, जो आपको सबसे अलग करती है। आइए, क्या होता है इसमें? इसमें रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है। रेपिटेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, रेपिटेटिव से शब्द निकल कर आया रिपीट। रिपीट शब्द इससे बना है, मतलब इसमें जो सीक्वेंस है वो रिपीट होती है। लिख दीजिए, इसमें सीक्वेंस रिपीट होती है। सीक्वेंस जो है रिपीट होती है। क्या सीक्वेंस रिपीट होती है? हमने पहले ही कहा नाइट्रोजन बेस पे होता है। जैसे जैसे एक मनुष्य है, इसकी सीक्वेंस यदि GACA है, तो जो दूसरा मनुष्य है इसकी सीक्वेंस AGCA है। मतलब ये सीक्वेंस कभी सेम नहीं होगी। समझे? बाई चांस सेम हो जाए तो दूसरा प्रोसेस होता है, हालांकि इसके चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन बाई चांस हो भी जाए। हम मामला कोई नहीं आया है सामने, मामला कोई सामने, लेकिन वैज्ञानिक क्या होते हैं, एक कोण लेके चलते हैं, हो जाए तो लेके चलते हैं। मामला अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि सीक्वेंस समान पाई गई हो, कभी नहीं। मतलब ये सब की अलग अलग होगी, मेरे में अलग है, आप में अलग है, औरों में अलग है, सब में अलग अलग होगी। इसको रेपिटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंस होती है। यदि ऐसा हो दूसरा और क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट अलग अलग होती है।
लिख दीजिए नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट अलग अलग होती है। चले, ये क्या है नंबर ऑफ रेपिटेटिव? देखो, जैसे मैं आपसे कहूं ये एक मनुष्य है, ये दूसरा मनुष्य है। अब जैसे यदि हम इसकी सीक्वेंस की बात करें, रेपिटेटिव सीक्वेंस है, जैसे आप लोगों ने ये कह दिया इसकी AGAC ऐसे है, अब इसकी भी AGAC है, अब दोनों की सेम होगी, ताकि मामला नहीं आया। लेकिन हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होता है, तो नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट है ये अलग अलग होगी। मतलब रिपीट होने, कितनी बार रिपीट होती है। एक मेरे में यदि यदि इसमें 500 बार रिपीट हो रही है तो इसमें हो सकता है वो 510 बार रिपीट हो रही है, तो इसमें फर्क आ जाएगा। ये है, तो 2 पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट ये अलग अलग होती है, और जो सीक्वेंस है ये रिपीट होती रहती है। ये ध्यान रखना, 2 पॉइंट है ये अंदरूनी क्वेश्चन है, आ चुके हैं। चलें, अब इस आधार पर यदि हम देखें, ये जो सैटेलाइट DNA है यहां पे, इस आधार पर यदि हम देखें तो सैटेलाइट DNA के प्रकार 2 प्रकार में बांटते हैं इसको। एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट DNA, माइक्रो सैटेलाइट। दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट DNA। हल्की सी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा सीरियस नहीं होना। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें जो एडेनिन है और थाइमीन है, समझते हो, ये ज्यादा होते हैं। इसमें एडेनिन थाइमीन ज्यादा होते हैं, और इसमें जो है गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं। इतना सा अंतर ध्यान रखना है। चलें, अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला पोर्शन आपके काम का है, मिनी सैटेलाइट DNA। इसमें नाइट्रोजन बेस भी ज्यादा होते हैं, मतलब नाइट्रोजन जोड़े जो होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। रेपिटेटिव यूनिट भी इसमें ठीक होती है, वहां पर आपको नहीं जाना। आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखो मैंने कितनी आपको अंदरूनी बात बताई है।
आप सिर्फ इतना जानते थे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का इस्तेमाल कर, लेकिन डीएनए में भी कौन सा, एक बल्क डीएनए है, एक सैटेलाइट डीएनए है। बल्क डीएनए तो कर ही नहीं सकते, सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा, मिनी सैटेलाइट डीएनए ये होता है। यहां तक आपको जाना पड़ेगा। हाँ, कोई प्रक्रिया जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई घोल डाल रहे और ये नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसमें लिख दीजिए, इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को VNTR, VNTR, पूरा नाम लिखो, वेरिएबल नंबर रेंडम रिपीट कहते हैं। वेरिएबल नंबर रेंडम रिपीट कहते हैं। देखिए होता क्या है, ये डीएनए है, इसमें अलग अलग प्रकार की रंग पट्टियां प्राप्त होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये रंग पट्टियां हैं, ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जानकारी के लिए। और ये जो रंग पट्टियां हैं इसे ही हम कहते हैं VN, बनाइए इसको। ये क्या है, यहां भी लिखा देता हूं। पहला क्रोमोजोम जिस पर विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का पिगमेंट डालने पर कुछ विशेष टुकड़ों में अलग अलग रंग की पट्टियां बन जाती है। इन्हें VNTR कहते हैं। अभी आपके काम की चीज है VNTR। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है।
अब ये बात आती है सैंपल कहां से लेते हैं। भाई जनरली तो क्या है, ब्लड लिया जाता है, सामान्यतः ब्लड लिया जाता है। ब्लड ले लेंगे, उसके द्वारा ये पहचान करेंगे। ब्लड तो है ही, लेकिन लार में भी होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। लार में भी होता है और हेयर में होता है, वीर्य सीमेन में भी होता है। अब कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। आरएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के संबंध में स्टेप दे दिए थे और ये कहा था कि इसमें इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। उसी प्रकार का स्टेप आपने ध्यान में रखना है कि स्टेप क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा समझा दूंगा, जनरल साइंस में इतना काफी होता है। देखिए स्टेप्स, पहला लिखिए आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। कहता है थोड़ा क्या इंग्लिश का ही ध्यान रखना है बेटा। आप ऐसे मत समझना कि मैं कोई ब्रिटेन का बन गया हूं। इसमें क्या होता है, इंग्लिश का ही मामला ज्यादा होता है, हिंदी के शब्द मिलते भी नहीं है। जैसे आइसोलेशन की बात करोगे तो पृथक्करण हो जाएगा, ये चीजें थोड़ी सी कठिन हो जाती है। मतलब हमने डीएनए को आइसोलेट करना है, किससे करेंगे, यहां से सैंपल लेंगे यहां से। उसके बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए, ये स्टेप होता है। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बताया था डीएनए की कैंची। अब आप समझ गए होंगे, जब इसके द्वारा ये होता है, इसका मतलब हमने उस डीएनए को क्या है, काटना है। डाइजेक्शन, डाइजेक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सीजर ऑफ डीएनए, नीफ ऑफ डीएनए। डीएनए की कैंची बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलडीसी के एग्जाम में आया था, डीएनए की कैंची। फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एक प्रक्रिया होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके द्वारा होता है। ये केवल नाम याद रखो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, विद्युतीकरण बोलते हैं इसको। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करते हैं। प्रक्रियाओं पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे साउदर्न ब्लोटिंग, उसके बाद ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। और इसमें क्या होता है, साउदर्न ब्लोटिंग के द्वारा, इसमें यही पूछा गया कि डीएनए फ्रेगमेंट्स की पहचान किस टेक्निक के द्वारा की जाती है, इसके द्वारा।
डीएनए फ्रेगमेंट्स की जो पहचान होती है वो इसके तहत होती है। इसमें जो इस्तेमाल करते हैं एक नाइलोन मेम्ब्रेन सीट होती है उसके द्वारा, और एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज। इसके नीचे लिख दीजिए नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलोन मेम्ब्रेन सीट के द्वारा। मैं जानबूझकर आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टेप पता होना चाहिए। स्टेप के बगैर काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डीएनए फ्रेगमेंट की जो पहचान होती है वो किस टेक्निक के द्वारा की जाती है। ठीक, आइए पांचवा लिखिए। हरा दिया यार। चले, आइए पांचवा लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब बनता है। प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब। ये प्रोब क्या होता है, जिसके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। क्या हो गया है, भाग रहा था क्या? मैं क्या करूं बेटा बताइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो बताओ। कल आपका एग्जाम होगा, आप खुद देख लेना, इससे ज्यादा तुम्हें क्या कहूं। अब तुम लोगों को चाहे ये बोरिंग लगे, चाहे तुम लोगों को ये अच्छा लगे, एग्जामिनर पे तो बत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो जानना चाहेगा। लेकिन ये तय है, यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी और क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करना है ऐसा नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तय है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। और मैं तो ज़्यादा बता भी नहीं रहा, और ज़्यादा बताने से मैं डर भी रहा हूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए। आपको पहले ही कह दिया, हल्का फुल्का क्या है, जो 10वीं तक जो साइंस पढ़ा है उसको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, नॉर्मल हमने कहा भी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है तो उन सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रख ले, बस आपका काम चल जाएगा। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो भी यहाँ से आ जाएगा, इजी से इजी आएगा तो भी यहाँ से आ जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ये है, इसमें लिखो, इसे रेडियो एक्टिव बनाकर डीएनए फ्रेगमेंट से जोड़ दिया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट से जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद आती है ऑटो रेडियोग्राफी। ये ऑटो रेडियोग्राफी वही है जो अभी मैंने आपको बताया था ना, विशेष प्रकार का
एक पिगमेंट डालकर चमकदार पट्टियां प्राप्त की जाती है विभिन्न प्रकार, ये वही है। और उसी से हम पहचान जाते हैं, उसी से हम पहचान जाते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट विभिन्न रंगों का दिखाई देता है। अब आप समझ गए होंगे, VNTR नाम दिया था ना अपनों ने, तो उसी से पहचान जाते हैं अपराधी कौन है, पिता कौन है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, इसका जो उद्देश्य होता है, या आप कह सकते हो इसका काम क्या है, पर्पज क्या है। एक तो माता पिता की पहचान, शुरू में बता दिया था आपको। दूसरा, अपराधियों की पहचान। अपराधियों की पहचान, अपराधियों की पहचान कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कहीं पर कत्ल हो गया, तो सैंपल मिल गया ब्लड का। ब्लड का यदि सैंपल मिल गया तो हम उस ब्लड के सैंपल से पहचान सकते हैं। जैसे DNA प्रिंट आ जाएगा उसका, इस तरीके से उसको निकाल लेंगे VNTR के माध्यम से। अब प्रिंट निकाल लिया, हमें ये पता करना है ये कौन है। अब वो जो कत्ल जिसने किया है, जिसने मर्डर किया है, उसका क्या सिस्टम होगा। अब हमें ये तो पता होगा कि ये चेतराम ने किया है या हल्दीराम ने किया या किसी ने किया, क्योंकि आसपास हमें जानकारी होती है ये लोग हैं, चिन्हित लोग होते हैं। केस को जब आगे बढ़ाते हैं तो शक की सुई तो जाती है। जो सैंपल ही नहीं मिला फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सैंपल मिल जाए तो हमें पता होता है इनमें से ही हो सकता है, तो मिलान कर लो उसके साथ। यदि उसका ब्लड वहां मिला है तो वही महस्य है। अपराधियों की पहचान ऐसे की जाती है, माता पिता की पहचान भी ऐसे की जाती है। तो ये थी जी आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हुई।